हम लोग पिछले क्लास में सीख रहे थे कि इंक्लाइंड प्लेन पे फ्रिक्शन कैसे लगता है, कैसे वैरी करता है, थीटा के साथ उसका वेरिएशन सीखे थे पिछले क्लास में, है ना। अब इस क्लास में हम लोग इंक्लाइंड प्लेन पे बॉडीज जब मूव कर रही होंगी तो उन पे फ्रिक्शन कैसे लग रहा हो, कितना लग रहा होगा, इसका क्वेश्चन सीखने जा रहे हैं, है ना। चलिए सर, पहला क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। ये एक इंक्लाइंड प्लेन है और यहाँ हॉरिजॉन्टल से इसका इंक्लिनेशन है 37 डिग्रीज, ठीक है। यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है ना, एक ब्लॉक रखा हुआ है और इसका मास ले लेते हैं कुछ 10 kg। यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू का वैल्यू दिया है 0.5 और इस ब्लॉक को एक वेलोसिटी देके छोड़ा गया। इधर की तरफ कोई वेलोसिटी दे दिए, कुछ ले लिया जाए, मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चला के छोड़ दिए। तो आगे होगा ये कि जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा होगा, ग्रेविटी का एक कंपोनेंट mg sin थीटा इसको वापस पीछे की तरफ खींच रहा होगा। एक तो प्लस ये ऊपर जा रहा है तो फ्रिक्शन का काम हमेशा होता है कि स्लिपिंग को रोके। तो ये आगे की तरफ स्लिप कर रहा है, इंक्लाइंड प्लेन के रिस्पेक्ट में ये आगे स्लिप कर रहा है, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लगेगा। वो कितना लगेगा वो भी देख लिया जाएगा। पीछे की तरफ दो फोर्सेज हो गए, mg sin थीटा भी पीछे है और फ्रिक्शन भी पीछे है, वेलोसिटी के उल्टे डायरेक्शन में। तो नेट फोर्स अपॉन मास करके एक्सेलरेशन लिख लिया जाएगा और फिर उससे पता चलेगा कहां तक जाएगा, कितनी देर चलेगा एंड सो ऑन। ये सब बातें हैं। ऐसा एक डायग्राम बना के एक क्वेश्चन लिख दीजिए, फाइंड टाइम आफ्टर विच ब्लॉक विल कम टू रेस्ट, है ना। और एक बार अपने से सॉल्व करके देखिए, बड़ा आसान क्वेश्चन है। एक बार अपने से सॉल्व करके देखिए कितना आंसर आता है, फिर हम लिख रहे हैं। चलिए हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ब्लॉक के ऊपर जो फोर्सेस लग रहे होंगे उनमें mg वर्टिकली डाउनवर्ड है तो mg के दोनों कंपोनेंट्स बना दे रहे हैं, इधर और इधर, mg sin थीटा और mg cos थीटा, ठीक है नहीं। तो ये तो दोनों फोर्सेस हो गए, mg वाला और नॉर्मल इधर की तरफ होगा। ये दोनों mg के कंपोनेंट हो गए, नॉर्मल इधर की तरफ हो गया। अब बारी है फ्रिक्शन बनाने की। तो फ्रिक्शन किधर की तरफ बनेगा, स्लिपिंग की टेंडेंसी कैसे देखें। तो ये आगे की तरफ स्लिप कर ही रहा है ऑलरेडी, तो आगे की तरफ स्लिप कर रहा है तो इसको स्लिप करने से रोकने के लिए फ्रिक्शन इधर की तरफ लग रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स इधर की तरफ लग रहा होगा। ऐसे ये फोर्सेस हो गए, ये दोनों कैंसिल आउट करेंगे एक दूसरे से। इधर की तरफ नेट फोर्स ये प्लस ये। अब फ्रिक्शन स्टैटिक होगा कि काइनेटिक, तो कैसे सोचते थे, स्लिपिंग हो रही है कि नहीं, यहाँ पे स्लिपिंग हो रही है इसलिए फ्रिक्शन होगा काइनेटिक। फ्रिक्शन काइनेटिक है तो कितना होगा, म्यू के इंटू mg cos, म्यू के इंटू नॉर्मल, ऐसे बोले, म्यू के इंटू नॉर्मल। तो म्यू के तो इतना ही है, एक ही म्यू का वैल्यू 0.5 म्यू के हो गया। तो फ्रिक्शन लग रहा होगा F इज इक्वल टू 0.5 इंटू नॉर्मल, और नॉर्मल कितना है mg cos 37, तो दिस इक्वल टू 0.5 इंटू mg cos 37, है ना। अच्छा, cos 37 डिग्रीज होता है 0.8, g इंटू cos 37 हो गया 8 और m है 10, तो फ्रिक्शन कितना हो गया 0.5 मतलब हाफ ऑफ 80 मतलब कि 40 न्यूटन, है ना। g cos 37 8 हुआ इंटू मास इज 10 लिखा हुआ है, 80 हुआ इंटू 0.5 40, ये फ्रिक्शन फोर्स हो गया। तो फ्रिक्शन फोर्स इधर की तरफ लग रहा होगा 40 न्यूटन का। mg sin थीटा भी लिख देते हैं, मास इज 10, sin 37 is 0.6, g into sin 37 is 6 into mass, मतलब ये हो गया कितना 60। तो ये पीछे की तरफ दोनों मिला के कितना हो गया, दिस प्लस दिस 100 न्यूटन का फोर्स हो गया पीछे की तरफ। तो इसका एक्सेलरेशन जो होगा वो पीछे की तरफ होगा और कितना होगा, a इज इक्वल टू नेट फोर्स अपॉन मास 60 प्लस 40 इज 100 अपॉन मास इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है इसका पीछे की तरफ। कितनी देर में रुकेगा पूछा गया, इनिशियल वेलोसिटी इतना है, एक्सेलरेशन उल्टे डायरेक्शन में इतना है, टाइम पूछा है कितनी देर के बाद रेस्ट पे आएगा, तो v इज इक्वल टू u प्लस 80 वाले फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। फाइनल वेलोसिटी 0 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 10, इधर को पॉजिटिव मान के लिख रहे हैं तो इधर नेगेटिव हो जाएगा। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी प्लस 10, एक्सेलरेशन इज माइनस 10, देखो ये वाला पीछे की तरफ 10 इंटू v इज इक्वल टू u प्लस 80, तो टाइम आ गया 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के बाद जाके ये रेस्ट पे आ जाएगा, ये आंसर हो गया।
अच्छा एक चीज और बताएं, पिछले क्लास में हम लोग बोले थे इंक्लाइन प्लेन पे ब्लॉक है तो उसका एक्सेलरेशन, जब वो स्लिप कर रहा होगा तो उसका एक्सेलरेशन होगा g sin थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा। ऐसे बोले थे ना, g sin थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा। जबकि यहाँ पे तो ऐसा नहीं है ना, ये ऑब्वियसली g sin थीटा प्लस म्यू जी cos थीटा। देखो g sin थीटा इज हाउ मच, g इंटू साइन 37 मतलब कि 6, और म्यू इंटू जी cos थीटा कितना है 0.5 इंटू जी cos थीटा इज 8, तो कितना हो गया 4, नहीं 6 प्लस 4 इज 10। ये तो एक्सेलरेशन जो आया है वो जी साइन थीटा प्लस म्यू जी cos थीटा आया, क्योंकि पिछले क्लास में लिखे थे ना जी साइन थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा होता है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, वो अलग बात ही अलग बात है। वहां पे क्या था कि किसी ब्लॉक को इंक्लाइंड प्लेन पे रेस्ट से अगर छोड़ दे और अगर स्लिपिंग हो रही है, मतलब टैन थीटा बड़ा है म्यू से, तो कितने एक्सेलरेशन से स्लिप करेगा, तो होता था जी साइन थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा, क्योंकि mg साइन थीटा आगे की तरफ ले जा रहा था, mg साइन थीटा इधर खींचने वाला नीचे डाउन द इंक्लाइंड प्लेन वाला फोर्स हो गया, और नीचे स्लिप कर रहा है तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ वापस लग रहा था, इसमें माइनस होता था। ग्रेविटेशनल फोर्स mg साइन थीटा नीचे की तरफ, फ्रिक्शन फोर्स वापस उल्टे की तरफ था ना, तब माइनस हो रहा था। जबकि यहाँ पे क्या है, ये ऊपर ही जा रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे की तरफ है ही, फ्रिक्शन भी पीछे की तरफ है, तो दोनों जुड़ रहे हैं। देखो यहाँ पे है ना, पिछली क्लास में जो एग्जाम्पल कर रहे थे ना हम लोग, उसमें नीचे जा रहा था वो, तो इसलिए फ्रिक्शन इधर लग रहा था, और इसमें क्या है, ये ऊपर जा रहा है, वेलोसिटी दिए थे ऊपर ही जा ही रहा था, ऐसा दिया है क्वेश्चन, तो फ्रिक्शन नीचे की तरफ है ना, तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा। ये चलिए, ये आंसर आ गया। इसी क्वेश्चन में एक और पार्ट लिखा जाए, सेकेंड पार्ट लिखिए, फाइंड द टाइम आफ्टर विच ब्लॉक विल रिटर्न टू इट्स इनिशियल पोजिशन। जहां से चलना शुरू किया था वहीं वापस कितनी देर के बाद आ जाएगा, ये पूछा गया। ऊपर चला के छोड़े थे, तो पहले तो ऊपर गया और फिर इसका मतलब वापस भी आ रहा होगा। अच्छा, 1 सेकंड के बाद जाके रेस्ट पे आ रहा है, ऐसा हम लोग अभी सॉल्व किए। 1 सेकंड के बाद मान लो यहां तक पहुंच गया, रेस्ट पे आया, जैसे ही रेस्ट पे आया फ्रिक्शन फोर्स अब स्टैटिक हुआ है ना, तो अब देखना होगा कि वो संभाल पाएगा कि नहीं। जब जैसे ही रेस्ट पे आया फ्रिक्शन स्टैटिक हुआ, वो स्टैटिक फ्रिक्शन इसको दोबारा चलने से रोक पाएगा कि नहीं। तो अभी नीचे खींचने वाला फोर्स तो mg sin थीटा है, mg sin थीटा ये लिखा हुआ है, mg sin 37 इधर की तरफ 60 न्यूटन का फोर्स है ना, ये चीज। फ्रिक्शन का लेकिन लिमिट देखो कितना है यहाँ पर, म्यू mg cos थीटा, म्यू इंटू नॉर्मल का मतलब म्यू mg cos थीटा, तो 0.5 इंटू mg cos थीटा। हम लोग ये चीज भी कहीं ना कहीं लिखे थे, ये रहा, इतना ही तो आएगा ना, म्यू mg cos थीटा का वैल्यू 40, फिर फ्रिक्शन का लिमिट है 40, खींचने वाला फोर्स है 60, तो ये नहीं रुक पाएगा, वेल्डिंग तुरंत फिर से टूट के और ये चलना शुरू कर देगा। तो क्या हुआ, यहां तक गया, रेस्ट पे आया, जैसे ही रेस्ट पे आया स्टैटिक फ्रिक्शन का काम शुरू होने वाला था, लेकिन तुरंत वेल्डिंग टूट गई क्योंकि खींचने वाला फोर्स बड़ा है स्टैटिक फ्रिक्शन के लिमिट से, तो फिर वापस चलना शुरू कर देगा और वापस आ जाएगा। और ये सब बहुत शॉर्ट में हम बोल सकते थे। शॉर्ट में कैसे, सीधी सी बात है, जब ये रुका ठीक उस समय अब वापस आएगा कि नहीं, अगर ये सोचना है रुकने के बाद वापस आएगा कि नहीं, तो ऐसे सोचना चाहिए tan थीटा बड़ा है कि म्यू, है ना, यही तो चीज डिसाइड हुआ था। कोई चीज अगर रुकी है तो स्लिप करेगी कि नहीं, इंक्लाइंड प्लेन पे एक ब्लॉक अगर रुका है तो स्लिप करेगा कि नहीं, तो इसके लिए पिछली क्लास में डिसाइड हुआ था कि tan थीटा अगर बड़ा है म्यू से तो स्लिप कर जाएगा। देखो tan 37 है 0.75 और म्यू है 0.5, है ना, tan 37 3/4 होता है ना, 0.75 और म्यू है 0.5, मगर tan 37 बड़ा है म्यू से, tan थीटा बड़ा है म्यू से, तो स्लिप कर जाएगा। यही सोचो अगर यहाँ पर म्यू दिया होता 0.8, तो पूछता कोई कि कितनी देर में वापस आएगा, तो आंसर होता कि कभी वापस नहीं आएगा, क्योंकि एक बार जहां जाके रुका, अब रुकने के बाद चलेगा कि नहीं होता ऐसे डिसाइड होगा कि tan थीटा बड़ा है कि म्यू। तो अगर म्यू बड़ा दिया होता tan थीटा से, जैसे कि 0.8 दिया होता अगर क्वेश्चन में, तो हम बोलते एक बार रुकने के बाद दोबारा नहीं चलेगा, वहीं रह जाएगा, ठीक है कि नहीं। लेकिन इस क्वेश्चन में म्यू छोटा दिया है tan थीटा से, तो रुकने के बाद वापस भी आएगा। कितना देर में वापस आ जाएगा ये सब पता करने जा रहे हैं। 1 सेकंड तो चलो जाने में लगा, लौटने में भी कुछ लगा होगा, टोटल टाइम बताने के लिए जोड़ दिया जाएगा 1 सेकंड और प्लस वापस लौटने का टाइम, है ना। अच्छा, वापस कितना दूर लौट के आना है वो भी डिसाइड करके रख लेते हैं पहले। कैसे, कितना दूर गया वो लिख दें, तो कितना लौटना है पता चल जाएगा। कितना दूर गया, s = ut + ½ at² लिख दिया जाए, तो s = इनिशियल वेलोसिटी थी 10 इंटू टाइम है 1 सेकेंड,
ut plus half, acceleration is minus 10 into 1 second का square, you get 10 minus 5, कितना 5 मीटर, ठीक है। ut plus half a is minus 10 into t square, तो this is equal to 5 मीटर। तो 5 मीटर ऊपर गया होगा यहां से यहां तक। अब इसको 5 मीटर वापस भी आना है, तो 5 मीटर वापस आते समय, अब वापस आते समय के लिए एक्सेलरेशन लिखा जाए। तो जब ये वापस आ रहा होगा तो mg sin थीटा तो आगे खींच रहा है, mg sin 37 जिसका वैल्यू कितना है 60, ये तो आगे खींच रहा है, लेकिन वापस आते समय वेलोसिटी इधर है ना, इधर की तरफ स्लिप कर रहा है, तो फ्रिक्शन इधर लग रहा होगा। देखो इन दोनों में अंतर है, ऊपर जाते समय फ्रिक्शन इधर लग रहा था और वापस आते समय फ्रिक्शन इधर लग रहा है, ऐसा। और काइनेटिक होगा तो म्यू इंटू नॉर्मल होगा, म्यू इंटू नॉर्मल का वैल्यू हम लोग पता कर चुके हैं 40 है, दिस विल बी 40। नेट फोर्स विल बी नीचे की तरफ कितना 60 माइनस 40 मतलब 20, नेट फोर्स अपॉन मास, मास इज 10, 20 अपॉन 10 इज एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इधर की तरफ हो गया कितना, a is equal to 60 minus 40 upon mass, that is 2, है ना। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है और 5 मीटर चल के आना है, तो कितना टाइम लगा लौटने में, तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर कर दिया जाए, तो 5 इज इक्वल टू नीचे की तरफ है ना, अच्छा चलो ऊपर को पॉजिटिव मान के अगर लिखते हैं तो कैसे, ऊपर को पॉजिटिव मान रहे हैं, नीचे जा रहा है, तो इसमें -5 डिस्प्लेसमेंट हो गया, इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट से चलना शुरू किया था, वहां से वापस आते समय रेस्ट से चलना शुरू किया, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, हाफ एक्सेलरेशन पीछे की तरफ इधर की तरफ 2 है, -2 है ना, इंटू टी स्क्वायर, ये हो जाएगा t इज इक्वल टू √5। देखो यहां से 2 कैंसिल, t इज इक्वल टू √5 आया, जाने में 1 सेकेंड, लौटने में √5 सेकेंड, टोटल टाइम इज 1 प्लस √5, ये आंसर हो जाएगा, 1 सेकेंड जाने में, लौटने में √5, तो 1 प्लस √5 सेकेंड, इतना आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो ये एक क्वेश्चन किए हम लोग। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एक इंक्लाइन प्लेन है, इसके ऊपर एक ब्लॉक है और एक सेकेंड, एक ब्लॉक है ऐसा, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल से ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 37 डिग्रीज ले रहे हैं, यहां पर म्यू का वैल्यू है 0.5 और इसको रेस्ट से छोड़ना है, ये जो ब्लॉक है इसको रेस्ट से छोड़ना है, इसका मास है 10 kg, ठीक है। यहां से इसको रेस्ट से छोड़ रहे हैं, अच्छा तो क्या होगा, किधर जाएगा, ऑब्वियसली रेस्ट से छोड़ेंगे तो नीचे जाएगा, नीचे स्लिप करेगा, क्योंकि tan थीटा बड़ा है म्यू से, तो नीचे स्लिप कर जाएगा। कोई कहे कि अगर हम इसको नीचे स्लिप करने से रोकना चाहते हैं, हम चाहते हैं नीचे ना जाए, तो मिनिमम कितना फोर्स से इसको इधर की तरफ हमको पुश करना होगा कि नीचे ना जाए, एक बात हो गई। और एक बात हो सकती है कि यहां से मिनिमम कितने फोर्स से इसको पुश करें कि ऊपर चला जाए, ये भी पूछ सकते हैं, है ना। अच्छा कोई ऐसे भी पूछ सकता है आपसे कि इसमें बताओ मिनिमम कितना मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाया जा सकता है, पैरेलल टू इंक्लाइंड प्लेन ही लगाना है ना, ऐसे या ऐसे, पैरेलल टू इंक्लाइंड प्लेन फोर्स लगाना इधर या इधर, तो मिनिमम कितने मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा सकते हैं कि ये स्लिप ना करे, नहीं शुरू से बोला, मिनिमम कितने मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा सकते हैं कि नीचे चला जाए। कोई ऐसा पूछे
कि पैरेलल टू इंक्लाइंड प्लेन अगर फोर्स लगाना है तो मिनिमम कितने मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा सकते हैं कि नीचे स्लिप कर जाए। तो आंसर क्या होगा, 0 मैग्नीट्यूड का लगाइए और क्या है कि नहीं, मत लगाइए, तो अपने से स्लिप करना चाहता है, अपने से चला जाएगा, तो 0 मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाना पड़ेगा। और दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है कि मिनिमम कितने मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा के इसको नीचे चलने से रोका जा सकता है। तो कुछ आएगा आंसर, इधर से लगाना होगा, कितने मैग्नीट्यूड का लगाए पता नहीं, सॉल्व करके पता चलेगा। और तीसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि मिनिमम कितने मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाए ताकि ये ऊपर चला जाए। ये 3 क्वेश्चंस हुए, है ना। चलिए एक बार ऐसा डायग्राम बनाइए, है ना, लिखा जाए क्वेश्चन, फाइंड द मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पैरेलल टू इंक्लाइंड प्लेन। फोर्स जो है वो इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल है, उसका मैग्नीट्यूड कम से कम कितना हो सकता है बताना है। आपने लिखा कि फाइंड द मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पैरेलल टू इंक्लाइंड प्लेन रिक्वायर्ड टू, क्वेश्चन में 3 पार्ट्स। पहला, मूव द ब्लॉक डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। दूसरा, प्रिवेंट द ब्लॉक फ्रॉम स्लिपिंग। और तीसरा, मूव द ब्लॉक अप द इंक्लाइंड प्लेन। ये 3 पार्ट्स हो गए इस क्वेश्चन के। एक बार अपने से आप आंसर तीनों के लिख लीजिए, फिर सोल्यूशन को देखिए। चलिए हम बोल रहे हैं, पहला, नीचे ले जाने के लिए, नीचे चला देने के लिए मिनिमम कितने मैग्नीट्यूड का फोर्स चाहिए। और गिवन है क्वेश्चन की जो भी फोर्सेज आप बता रहे हो वो इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल डायरेक्शन में लगाने होंगे। चलिए, तो मिनिमम कितना मैग्नीट्यूड का, तो 0 मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो खुद ही नीचे जाना चाहता है, कोई फोर्स लगाना नहीं पड़ेगा। एक तरह से ऐसे बोले, उसको नीचे भेजने के लिए कम से कम कितना फोर्स चाहिए, तो कम से कम क्या, मत लगाओ, कोई फोर्स ना लगाओ, अपने से चला जाएगा। पहला हो गया। दूसरा, इसको नीचे जाने से रोकने के लिए बोला, प्रिवेंट द ब्लॉक फ्रॉम स्लिपिंग। ये नीचे स्लिप करना चाहता है, तो इसको स्लिप करने से रोकना चाहते हैं अगर हम, तो मिनिमम कितने मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाना पड़ेगा। तो देखिए, ये है mg sin थीटा, तो नीचे खींच ही रहा है, नहीं, mg sin थीटा, mg sin 37 is how much, 60 आएगा। sin 37 is 0.6 into g is 6 into m is 60। ये तो इतना फोर्स तो है ही नीचे की तरफ। हम चाहते हैं हमको कम से कम फोर्स लगाना पड़े और ये नीचे ना जाए। फ्रिक्शन भी चाहता है कि स्लिप ना करे, है ना, और हम चाहते हैं कि हमको कम से कम फोर्स लगाना पड़े और ये स्लिप ना करे। तो क्या किया जाए, तो करना ऐसा चाहिए कि फ्रिक्शन जितना मेहनत कर सकता है उसको कर लेने दिया जाए, जितना रोकने की कोशिश कर सकता है फ्रिक्शन उसको रोक लेने दिया जाए, जो थोड़ा बहुत फोर्स बच जाएगा वो हम लगा देंगे। क्यों ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि कम से कम मिनिमम कितना फोर्स लगा के इसको रोक सकते हो। तो अगर हम चाहते हैं कि हमको कम से कम फोर्स लगाना पड़े, फ्रिक्शन भी रोक रहा है स्लिप करने से, हमको भी रोकना है स्लिप करने से, तो अगर हम चाहते हैं हमको कम से कम फोर्स लगाना पड़े तो फ्रिक्शन जितना रोक सकता है, जितना लग सकता है उसको लग लेने दिया जाए, जो बच जाएगा वो हम लगा देंगे। फ्रिक्शन कितना लग सकता है, म्यू इंटू नॉर्मल, ये उसका लिमिट होता है। तो म्यू इज 0.5 और नॉर्मल इज mg cos थीटा। तो फ्रिक्शन को पूरा म्यू इंटू नॉर्मल लग लेने दिया जाए, 0.5 इंटू mg cos थीटा, m इंटू g cos 37 इज g cos 37 इज 6। तो कितना हो गया, 30। फ्रिक्शन मैक्सिमम 30 तक लग सकता था, उसको पूरा 30 लग लेने दिया जाए। और कितना बच गया, 60 से mg sin थीटा खींच रहा है, फ्रिक्शन रोक रहा है 30 से, मतलब 30 और चाहिए इसको रोकने के लिए, वो हम लगा देंगे। यहां से एक्सटर्नल फोर्स 30 न्यूटन का लगा दिया जाए। सॉरी, म्यू mg cos थीटा लिखना था ना, ये g sin थीटा लिख दिया मैंने, गड़बड़ नहीं, यहाँ पर 8 होना चाहिए ना, तो 40 होना चाहिए। देख लो एक बार, नॉर्मल इज mg cos थीटा, cos 37 डिग्रीज इज 0.8, तो g cos 37 इज 8, m इंटू g cos 37 इज 80 इंटू 0.5 इज 40, ये आएगा। तो ये कितना हो गया, ये 40 इधर 60 इधर, मतलब 20 न्यूटन मिनिमम इतना फोर्स हमको लगाना पड़ेगा इसको रोकने के लिए। चलिए, अच्छा, तो ये सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट में कहा गया कि मिनिमम कितने मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा कि इसको ऊपर चलाया जा सकता है।
ऊपर भेजना चाहते हैं। तो अगर हम इसको ऊपर चलाएंगे तो डायग्राम बदल गया। कैसे? अब फ्रिक्शन इधर नहीं लगेगा, है ना, उसको नीचे जाना से रोकने के लिए ना लगा था। अगर हम इसको ऊपर चलाएंगे तब तो ये ऊपर फ्रिक्शन को इधर लगना पड़ेगा स्लिपिंग रोकने के लिए, है ना, तो फ्रिक्शन पलट जाएगा। देखो डायग्राम बना दे पहले। mg sin थीटा तो इधर था ही, मतलब कि 60, और फ्रिक्शन भी इधर लगेगा क्योंकि अब हम इसको ऊपर चला रहे हैं, इधर ऊपर खींचना चाहते हैं, तो फ्रिक्शन अब इधर लगेगा, है ना, स्लिपिंग रोकने के लिए लगता है फ्रिक्शन। चलिए अच्छा, तो हमसे कहा गया मिनिमम कितने फोर्स लगा के इसको ऊपर की तरफ चला सकते हैं। अगर हम इसका वेल्डिंग तोड़ेंगे नहीं तो ये ऊपर नहीं जाएगा, मतलब ये फ्रिक्शन जब तक अपने लिमिट तक नहीं पहुंच जाएगा, उससे ज्यादा फोर्स लगे तभी ऊपर जाएगा। सही बात है कि? और फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू यहाँ पर कितना है? म्यू mg cos थीटा, म्यू mg cos मतलब 40, इसका लिमिटिंग वैल्यू यूज कर लिया। तो अच्छा देखो, दोनों में हम फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू क्यों यूज कर रहे हैं ये भी समझ में आ रहा होगा शायद, नहीं? लिमिटिंग ही वैल्यू क्यों यूज कर रहे हैं? अब जैसे कि इसमें था कि इस वाले में था कि स्लिप ना करे, अगर स्लिप नहीं कर रहा है तो इक्विलिब्रियम, सॉरी स्लिप नहीं कर रहा तो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, और स्टैटिक फ्रिक्शन तो 0 से म्यू टू एन के बीच में कुछ भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी कि म्यू टू एन लगे। तो फिर क्यों म्यू टू एन यूज कर रहे हैं यहाँ पर? ये बात है ना, ये समझ में आ रहा होगा शायद क्यों। क्योंकि भाई बात जो आपको बताए थे कि हमको ये नहीं पूछा कि कितना फोर्स, ये पूछा मिनिमम कितना फोर्स लगा के रोक सकते हैं। तो मिनिमम होने के लिए इसको मैक्सिमम यूज कर लिया जाए, तब ये मिनिमम हो, इसकी पूरी मदद ली जाए, तो मैक्सिमम जितना लग सकता था लग जाए, तब बचा हुआ हम लगाए, इसलिए लिए। और यहाँ पर क्या है, ऊपर चलाना है, ऊपर चलाने के लिए आपको इसको ओवरकम करना पड़ेगा, मतलब फ्रिक्शन अपना पूरा एफर्ट लगा चुका हो तब जाके ना ऊपर जाएगा ये। तो फ्रिक्शन पूरा एफर्ट कितना 40 तक लगा सकता है, तो 40 तक लगेगा तब ऊपर जाएगा ना। तो फ्रिक्शन यहाँ हमको एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, ये 60 और 40 पीछे, आगे की तरफ हमको 100 न्यूटन कम से कम लगाना होगा, है कि नहीं? अच्छा देखो, इसी में कोई अगर हमसे ये पूछता, ध्यान दीजिए बोलने के ढंग में क्या फर्क पड़ता है। देखो इसी में अगर कोई पूछे इधर की तरफ मिनिमम कितना फोर्स लगा के ऊपर खींच सकते हैं, तो भी आंसर 100, और कोई कहे कि ऊपर की तरफ मैक्सिमम कितना फोर्स लगा सकते हैं कि ऊपर ना जाए, इस फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है कि ऊपर ना जाए, तो भी आंसर 100, और इस फोर्स का मिनिमम वैल्यू कितना है कि ऊपर चला जाए, तो भी आंसर 100, है कि नहीं? ये बोलने का ढंग है, एक ही बात तो पूछी जा रही है ना, वही लिमिटिंग केस पूछा जा रहा है अलग अलग ढंग से। कोई कहे कि मिनिमम कितना खींच के इसको चला सकते हो, तो ये आया मैक्सिमम कितना खींच सकते हो कि ना चले, तो भी तो वही बात है ना, सेम बात है। उसी बात को दो तरीके से पूछा जा रहा है, तो यही आंसर तब भी देते। चलिए अच्छा, ये आंसर इन तीनों के हो गए। एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग इसी तरीके का। चलिए एक बार और डायग्राम बनाइए, ये वाला फिर से बनाइए, और यहां लिखिए 0.8, है ना। फिर से ऐसा डायग्राम बनाइए और यहां लिखिए म्यू इक्वल टू 0.8, ठीक है। और क्वेश्चन लिखिए फाइंड, वही तीनों पार्ट। क्वेश्चन का स्टेटमेंट ऐसे लिखिए, फाइंड द मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पैरेलल टू इंक्लाइंड प्लेन रिक्वायर्ड टू, और वही तीनों पार्ट्स। पहला मूव द ब्लॉक डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, दूसरा प्रिवेंट द ब्लॉक फ्रॉम स्लिपिंग, और तीसरा मूव द ब्लॉक अप द इंक्लाइंड प्लेन। ये 3 पार्ट्स हो गए। चलिए देखिए, पहला है मूव द ब्लॉक डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। अगर नीचे ले जाना चाहते हैं इसको, तो मिनिमम कितने फोर्स पैरेलल टू इंक्लाइंड प्लेन, मिनिमम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। देखो होता ये है, पहले तो इस क्वेश्चन में म्यू बढ़ा दिया है tan थीटा से, tan 37 is 0.75 और म्यू है 0.8, तो म्यू बढ़ा दिया है tan थीटा से, तो अपने से तो नीचे नहीं जाना चाहेगा। अगर छोड़ देंगे तो अपने से जाएगा क्या? नहीं जाएगा, यही रह जाएगा। पिछले क्लास में ये डिस्कस किए थे। इसका मतलब इसको नीचे भेजने के लिए नीचे की तरफ ढकेलना भी पड़ेगा, और वही पूछा है, मिनिमम कितना फोर्स इसको ढकेल के नीचे ले जा सकते हैं, है ना। चलिए देखते हैं।
इस पे इधर की तरफ फोर्स लग रहा है mg sin थीटा, तो खींच ही रहा होगा। mg sin थीटा कितना है? mg sin 37 ये आया था 60, है ना, मास इज 10, mg sin 60, और फ्रिक्शन रोक रहा है इधर की तरफ, है ना, नीचे जाने से। और हमको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा मिनिमम? तो देखो, जब तक इसको हम लोग यहाँ पे तो कोल्ड वेल्डिंग हो रखी है ना, अपने से नहीं जा रहा है, तो जब तक इसको ओवरकम नहीं करेंगे इस फ्रिक्शन को, तब तक नीचे नहीं जाएगा। तो जब तक फ्रिक्शन अपना लिमिटिंग वैल्यू पहुंच जाएगा, उससे थोड़ा सा ज्यादा लगाएंगे तब वेल्डिंग टूटेगी। सही बात है कि नहीं? फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू यहाँ पर कितना है? म्यू mg cos थीटा। म्यू टू नॉर्मल का वैल्यू कितना है? देखो, म्यू इज 0.8 इंटू, इधर लिखते हैं 0.8 इंटू mg cos थीटा, m इंटू g cos 37 इज 8, तो कितना हो गया? 6.4, ठीक है नहीं? यहाँ 10 पे है ना, 64। अब ठीक बात है कि नहीं? तो चलिए, तो mg sin थीटा है इतना, म्यू mg cos थीटा का वैल्यू है इतना, और हमको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा कम से कम कि आगे मूव कर जाए? ये तो इतना है ही। अगर हम 4 न्यूटन और लगा दें तो पीछे की तरफ जो फ्रिक्शन है 64, उसको ओवरकम कर सकते हैं। 4 न्यूटन से थोड़ा सा ज्यादा लगाना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा लिखते थोड़ी है। जब पूछे कि मिनिमम कितना लगा के चला सकते हैं तो 4 ही आंसर देते हैं। ये नहीं बोलते हैं कि 4 और फिर थोड़ा सा, ऐसे थोड़ी बोलोगे, ऐसे नहीं बोलते। बोलने का ढंग है, ऐसे ही बोलते हैं। आप मन में जानते रहिए जरूर कि 4 लगाने से नहीं चलेगा, थोड़ा सा उससे ज्यादा ही लगाना पड़ेगा, तब ना वेल्डिंग टूटेगी। वेल्डिंग तक का फोर्स तो ये लगाएगा नहीं, वेल्डिंग का जितना लिमिट है उतने तक फोर्स तो फ्रिक्शन लगा ही देगा, उससे थोड़ा ज्यादा लगाएंगे तब टूटेगा। लेकिन ये जानते रहते हुए भी अगर क्वेश्चन में पूछता है मिनिमम कितना फोर्स लगाने से चल पड़ेगा, तो हम लोग 4 ही आंसर देंगे। ये बोलने का तरीका है। चलो अच्छा, ये आ गया आंसर पहले वाले का। दूसरा, सेकंड में पूछा कि मिनिमम कितना फोर्स लगा के इसको नीचे, इसको स्लिप करने से रोक सकते हैं। सिंपली इतना ना, स्लिप करने से रोकना हो तो मिनिमम कितने मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा सकते हैं। तो स्लिप करने से तो ऑलरेडी रुका हुआ है, म्यू बड़ा है tan थीटा से, तो स्लिप तो अपने से नहीं करेगा, कोई फोर्स लगाने की जरूरत ही नहीं है ना। सेकंड पार्ट में यही ना पूछे कि स्लिप करने से रोकने के लिए कितना फोर्स लगाना, तो 0 न्यूटन, कोई फोर्स नहीं लगाना होगा, अपने से रुका हुआ हो तो 0 आंसर हो गया। और थर्ड पार्ट हम इधर कर दे रहे हैं, यहाँ पर थर्ड पार्ट ऊपर ले जाना हो अगर, है ना, इसको थर्ड पार्ट में पूछा कि ऊपर चला देना हो तो मिनिमम कितने मैग्नीट्यूड का फोर्स चाहिए ताकि ऊपर चला जाए। mg sin थीटा नीचे खींच रहा है जो कि 60 है, ऊपर चला रहे होंगे तो फ्रिक्शन इधर लग रहा होगा, और हमको ऐसे खींचना है। तो ऊपर चला देना चाहते हैं तो फ्रिक्शन को ओवरकम करना होगा, मतलब उसका जो लिमिट है पूरा लग चुका हो तो उससे थोड़ा ज्यादा लगाना होगा। तो लिमिट कितना है अभी हम लोग लिखे थे 64, है ना। तो 60 प्लस 64 इज 124, तो हमको मिनिमम इतना फोर्स लगाना पड़ेगा ऊपर चला देने के लिए, है ना। थर्ड का आंसर ये हो गया। चलिए अच्छा, तो हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस किए और एक नया वैरायटी का क्वेश्चन सीखने जा रहे हैं हम लोग। चलिए देखिए जरा, एक और क्वेश्चन करते हैं। ये एक इंक्लाइंड प्लेन है और 2 ब्लॉक्स रखे हुए हैं, 2 ब्लॉक्स रख दिए। ये 4 kg का ब्लॉक है और ये 2 kg का ब्लॉक है। ये एंगल 37 है, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। यहाँ
कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अलग अलग है, यहाँ μ1 है, यहाँ μ2 है, अलग अलग सरफेसेस हैं। इस ब्लॉक का नीचे वाला सरफेस होगा कुछ, इस ब्लॉक के नीचे वाला सरफेस, दोनों सरफेस अलग अलग है, इसलिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अलग अलग है ना। μ1 और μ2 कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो गया। क्वेश्चन में आपको बताना होगा अलग अलग μ1 μ2 की हम वैल्यूज देंगे, क्वेश्चन के जो पार्ट्स हैं उनमें μ1 और μ2 की अलग अलग वैल्यूज देंगे, और उनके लिए आपको पता करना होगा कि ब्लॉक्स कितने एक्सेलरेशन से स्लिप करेंगे या नहीं स्लिप करेंगे, ये सब पता करना होगा। एक दूसरे के बीच में ये लोग आपस में नॉर्मल कितना लगा रहे होंगे, ये पता करना होगा। क्वेश्चन लिख दीजिए एक बार, लिखिए फाइंड नॉर्मल फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स इन फॉलोइंग केसेस। पहला μ1 is equal to 0.5, μ2 is equal to 0.4, या इसको 4 कर लो, चलो चलो 0.5 0.4, चलिए ये पहला हो गया। इसको सॉल्व कर लीजिए एक बार, फिर देखिए हमारा सोल्यूशन। देखो होता क्या है, पहले तो पता करना है कि ये लोग के बीच में नॉर्मल कितना होगा और एक्सेलरेशन कितना होगा। इस तरह का एक क्वेश्चन पिछले क्लास में हम लोग किए थे जिसमें धागे से दो ब्लॉक्स जुड़े हुए थे, ऐसे वाला क्वेश्चन, और बोले थे उसमें सबसे पहले ये डिसाइड करना चाहिए कि ये सिस्टम आगे बढ़ेगा कि नहीं, स्लिप करेगा कि नहीं, मतलब एक्सेलरेशन पहले डिसाइड करना चाहिए। एक्सेलरेशन 0 है या नहीं है, नहीं है तो कितना है, खींचने वाला माइनस रोकने वाला अपन मास करके एक्सेलरेशन निकाल लिए थे। सबसे पहला काम यही करना चाहिए, ये पता करना चाहिए कि ये स्लिप करेगा कि नहीं सिस्टम। अब जैसे देखो इस ब्लॉक के नीचे का यहाँ का जो म्यू है वो tan थीटा से छोटा है, tan थीटा इज 0.75, tan 37 इज 0.75 और म्यू 0.5, तो यहाँ का म्यू tan थीटा से छोटा है, मतलब ये आगे भागेगा, है ना, इसको तो रोकने वाला कोई है नहीं, फ्रिक्शन से लिमिट से ज्यादा है ना, खींचने वाला फोर्स चल जाएगा। इसके नीचे का जो म्यू है 0.4, वो भी tan थीटा से छोटा है, मतलब ये भी भागेगा। पहले चीज ये डिसाइड कर लिए कि हाँ दोनों स्लिप कर रहे होंगे, अच्छा ये दोनों स्लिप कर रहे होंगे, कितना एक्सेलरेशन और नॉर्मल कितना। तो अब पहले ये डिसाइड किया जाए कि दोनों साथ में चलेंगे कि अलग अलग, ये डिसाइड किया जाता है। देखो तरीका है ये, इस तरह के सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, और भी पार्ट्स हैं इसके, तरीका सीखिए क्या कर रहे हैं। सेकेंड चीज ये डिसाइड करना चाहिए कि लोग साथ में चलेंगे कि नहीं। अब जैसे कि देखो इसके नीचे का म्यू है 0.5, इसके नीचे का म्यू है 0.4, है ना, और अगर अकेले ये होता तो ये नहीं होता, अगर अकेले ये होता तो स्लिप करता, हमको पता है कितने से, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा से, है ना, μ1 जी कॉस थीटा नहीं, जी साइन थीटा माइनस μ1 जी कॉस थीटा। और अगर ये नहीं होता, सिर्फ ये होता, तो कितने से भागता, ये कितने से स्लिप करता, जी साइन थीटा माइनस μ2 जी कॉस थीटा। ऑल्सो μ2 छोटा है μ1 से, मतलब अगर ये अकेले होता तो मान लो अगर A1 एक्सेलरेशन से भागता, और अगर ये अकेले होता और तो A2 एक्सेलरेशन से अगर भागता, तो जरूर A1 बड़ा है A2 से, क्योंकि यहाँ का म्यू ज्यादा है, μ1 बड़ा है μ2 से, तो अकेले होने पर ये ज्यादा तेजी से भागने वाला था, ये धीरे धीरे भागने वाला था। सही बात है कि नहीं, उल्टा बोल दिए, सॉरी ये नहीं, इसका नीचे का म्यू ज्यादा है ना, तो ये धीरे धीरे भागने वाला था, उल्टा बोल दिया। फिर से सुनो, इसके नीचे का म्यू ज्यादा है तो ये धीरे धीरे भागने वाला था, अकेले होता तो, और अगर ये अकेले होता तो इसके नीचे का म्यू देखो कम है, ये तेजी से भाग रहा होता। तो अगर दोनों को साथ में रख देंगे, ये तेजी से भागना चाहेगा और ये धीरे भागना चाहेगा, तो अगर दोनों को साथ में रखेंगे तो जरूर ये जाके इसको ढकेलेगा, इनके बीच में नॉर्मल होगा, इसका मतलब। सही बात है कि नहीं। देखो एक तरीका बताते हैं, नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स और टेंशन फोर्स, धागे वाला टेंशन, ये तीनों ही रेजिस्टिव फोर्सेस हैं, ये बात ठीक है। किसी न किसी चीज को रेजिस्ट करते हैं ये लोग। किस चीज को रेजिस्ट करते हैं? नॉर्मल फोर्स रेजिस्टिव फोर्स है किस बात के लिए कि जो बाउंड्री ऑफ रिजिड बॉडीज का जो सरफेसेस होते हैं वो रिजिड होते हैं, नहीं?
उनका शेप और स्ट्रक्चर बिगड़ नहीं सकता। अब जैसे कि मान लो यहाँ पे ग्राउंड है ना, कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस, उसके ऊपर ब्लॉक रख दी, तो ब्लॉक को अर्थ नीचे खींच रहा है, ब्लॉक नीचे जाना चाहेगा तो नीचे जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है उसको दबाएगा, नहीं नीचे जाना चाहेगा, तो इनके बीच में एक नॉर्मल फोर्स डेवलप हो जाता है। सही बात है। तो नॉर्मल फोर्स क्या चीज को रेजिस्ट कर रहा है कि ऊपर जो सरफेस है, ब्लॉक का सरफेस नीचे वाले हॉरिजॉन्टल सरफेस को तोड़ के आगे ना बढ़ जाए, है ना, बाउंड्री को बिगाड़ न दे, शेप और स्ट्रक्चर को बिगाड़ न दे, है ना, स्ट्रक्चर मेंटेन रहे, उसका रिजिड बॉडी है, उस चीज वो रिजिडिटी मेंटेन करने के लिए नॉर्मल फोर्स लग रहा है। नहीं? अब सोचो कि कोई गैसियस बॉडी है, आप ऐसे पुश करो तो क्या वो नॉर्मल फोर्स लगाएगा आपके हाथ के ऊपर? क्या आपका हाथ उसमें अंदर चला जाएगा? कहेगा नॉर्मल? कोई नॉर्मल नहीं लगेगा। लेकिन अगर कोई दीवार है उसको पुश करो तो नॉर्मल लगेगा। क्यों? रिजिड बॉडी है, उसका स्ट्रक्चर मेंटेन रखने के लिए वो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ढकेल रहा है, नहीं उसका जो स्ट्रक्चर है। तो नॉर्मल फोर्स एक रेजिस्टिव फोर्स हुआ, रेजिस्ट कर रहा है किसी चीज को, स्ट्रक्चर को बिगड़ने से रेजिस्ट कर रहा है। धागे का टेंशन भी एक रेजिस्टिव फोर्स होता है। क्या रेजिस्ट कर रहा होता है? धागे का लेंथ ना चेंज हो जाए। अब जैसे एक धागा है, उसको जब आप खींचते हो उसमें तनाव, टेंशन डेवलप हो जाता है। वो जो टेंशन है वो एक रेजिस्टिव फोर्स है। क्या चीज को रेजिस्ट कर रहा है? कि आप खींच रहे हो, बढ़ ना जाए धागा, लेकिन उल्टा खींचता है आपको। धागा है, आप उसको इधर खींचोगे तो धागा आपको उल्टा खींचेगा। नहीं, एक धागा लीजिए, दीवार में बांधिए, उसको ऐसे खींचिए तो धागा आपको उल्टा खींच रहा होता है, रेजिस्ट कर रहा होता है, अपना लेंथ चेंज करने से रेजिस्ट कर रहा होता है। वो भी एक रेजिस्टिव फोर्स है। फ्रिक्शन फोर्स भी एक रेजिस्टिव फोर्स है। वो क्या चीज को रेजिस्ट कर रहा होता है? वो स्लिपिंग को रेजिस्ट कर रहा होता है। जैसे शुरू से बात हो रही है, स्लिप ना हो दो सरफेसेस आपस में, अगर कांटेक्ट में है तो स्लिप ना हो, स्लिपिंग रेजिस्ट कर रहा होता है फ्रिक्शन फोर्स। ये तीनों जो फोर्सेज हैं, फ्रिक्शन फोर्स, टेंशन फोर्स और नॉर्मल फोर्स, ये रेजिस्टिव फोर्सेज होते हैं, किसी न किसी चीज को रेजिस्ट कर रहे होते हैं। तो रेजिस्टिव है तो ये कब लगेंगे, कब एक्ट करेंगे और कब नहीं एक्ट करेंगे, ये भी एक डिसीजन का पॉइंट है। ये भी एक सोचने की बात है कि ये कब एक्ट करेंगे, कब नहीं एक्ट करेंगे। अब जैसे कि दो ब्लॉक्स ऐसे रख दे, उनके बीच में धागा बांध दे, तो क्या धागे में टेंशन फोर्स आ जाएगा? क्या वो टेंशन से दोनों ब्लॉक्स को खींचना शुरू कर देगा? क्या ऐसा नहीं है। दो ब्लॉक्स है, बीच में धागा बंधा हुआ है, धागे में कोई तनाव, कोई खिंचाव, कोई टेंशन नहीं होगा। सही बात है कि नहीं? कब आएगा टेंशन? अगर हम ब्लॉक्स को बाहर खींचे तब ना बीच में जो धागा है वो खींचेगा, टेंशन आ जाएगा, तो ब्लॉक्स को अंदर खींचेगा, है कि नहीं? जरूरत जब पड़ेगी तो लगेगा, नहीं जरूरत होगी तो नहीं लगेगा। ये बात ठीक है कि नहीं? सिर्फ एक धागा दो ब्लॉक बॉडीज के बीच में बांध देने से धागे में टेंशन नहीं होता, बॉडीज को खींचना भी पड़ेगा, तब ना धागे में टेंशन की जरूरत आएगी, तब धागे में टेंशन होगा। नॉर्मल फोर्स भी जरूरत पड़ने पर लगने वाला फोर्स है। हम क्या है कि ये हम दीवार को जब तक अगर पुश नहीं करेंगे तो मेरे हाथ पे दीवार नॉर्मल फोर्स नहीं लगाएगा। हम सिर्फ ऐसे रखे, पुश नहीं कर रहे, तब कहां से नॉर्मल फोर्स? कितने फोर्स से ढकेल रहा है? ना हम उसको ढकेल रहे, ना वो हमको ढकेल रहा है। तो जब हम उसको ढकेलेंगे, पुश करेंगे, तब आएगा नॉर्मल फोर्स। मतलब सिर्फ कांटेक्ट होने से नॉर्मल नहीं है। देखो, कांटेक्ट में हम ले आए, अगर हाथ फोर्स ना लगाए, पुश ना करें, तो ये भी हमको पुश नहीं करेगा, लेकिन जब पुश करेंगे तो ये हमको पुश करेगा। सही बात है कि नहीं? जरूरत पड़ने पर लगा, नहीं जरूरत है तो नहीं लगा। वैसे फ्रिक्शन भी जरूरत पड़ने पर लगने वाला फोर्स होता है। सरफेस भले ही रफ हो, ब्लॉक रख दीजिए, बस सरफेस रफ है, तो क्या फ्रिक्शन लगने लगेगा? क्या नहीं, जरूरत नहीं है। जब रखा हुआ है ब्लॉक, ना इधर जाना चाहता है, ना इधर, किधर भी नहीं जाना चाहता है, रखा है बस, तो क्या आएगा? फ्रिक्शन नहीं लगेगा। फ्रिक्शन कब लगेगा? जब ब्लॉक मूव करना चाहेगा, ब्लॉक को रखिए, फिर उस ब्लॉक को खींचना शुरू करिए, तब फ्रिक्शन आ जाएगा। सही बात है कि फ्रिक्शन वहां पे सरफेस रफ होते हुए भी फ्रिक्शन की जब तक जरूरत नहीं होगी नहीं लगेगा। ये तीनों ही फोर्सेस, टेंशन, नॉर्मल, फ्रिक्शन, जरूरत पड़ने पर लगने वाले रेजिस्टिव फोर्स होते हैं। जरूरत नहीं होगी तो नहीं लगेंगे। धागा होके भी टेंशन ना हो, ऐसा हो सकता है। सरफेसेस में कांटेक्ट होके भी नॉर्मल ना लगे, ऐसा हो सकता है। और सरफेसेस रफ होके भी फ्रिक्शन ना लगे, ऐसा भी हो सकता है। जब तक इनकी जरूरत नहीं होती ये लोग नहीं लगते। सही बात है। तो देखो, कभी डिसाइड करने की जरूरत पड़ती है जब कि एक पर्टिकुलर केस में, किसी क्वेश्चन में, यहाँ पर धागा जो है उसमें टेंशन एक्ट करेगा कि नहीं, टेंशन फोर्स डेवलप होगा कि नहीं, या सरफेसेस कांटेक्ट में है तो उनके बीच में नॉर्मल फोर्स लगेगा कि नहीं। जैसे यहाँ है, सरफेसेस कांटेक्ट में बनाया हुआ है, लेकिन इनके बीच में नॉर्मल लगेगा कि नहीं लगेगा, ये डिसाइड करना हो। या तीसरा क्या, सरफेसेस रफ हो तो उनके बीच में फ्रिक्शन एक्ट करेगा कि नहीं, लगेगा कि नहीं लगेगा,
ये अगर डिसाइड करना हो तो हमेशा के लिए एक ट्रिक बता रहे हैं आपको, हमेशा के लिए ये तरीके से करेंगे, हमेशा आप पहचान सकेंगे कि हाँ ये दोनों सर्फेसेस के बीच में फ्रिक्शन एक्ट करने वाला है कि नहीं, या दो सर्फेस के बीच में नॉर्मल एक्ट करने वाला है कि नहीं, या धागा जो है उसमें टेंशन होने वाला है कि नहीं। देखो ट्रिक बड़ी मजेदार ट्रिक है, बड़ा अच्छा तरीका। देखो क्या करना होता है, जो है ना धागा है या सर्फेसेस है कांटेक्ट में, या रफ सर्फेसेस में फ्रिक्शन की बात हो रही है, जो है उसका उल्टा मानिए पहले। नहीं होता तो क्या होता वाला तरीका है वाली, इस ट्रिक का नाम है ये, है ना, बढ़िया नाम है ना। इस ट्रिक का नाम है नहीं होता तो क्या होता। अब देखो कैसे, मन में पता होना चाहिए आपके कि तीनों जो हैं उन फोर्सेस, टेंशन, नॉर्मल और फ्रिक्शन, उनका जरूरत क्या था, क्यों लगते थे, है ना। फिर सोचेंगे कि अगर ये नहीं होता तो क्या होता। अब जैसे छोटे छोटे एग्जाम्पल से अपना ये तरीका समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो मान लो ये दो ब्लॉक्स हैं, धागे से बांध दिए, कहीं फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, बस दो ब्लॉक से धागा है, और हमको डिस्कस करना है धागे में टेंशन होगा कि नहीं। दो केसेस हैं, पहले में ऐसे ही रख दिए तो ऑब्वियसली टेंशन नहीं होगा, धागा ढीला रह जाएगा। दूसरे में इसको खींचेंगे तो धागे में टेंशन आ जाएगा, है ना। एक केस में धागे में टेंशन नहीं, एक केस में है, लेकिन ये तो आपको दिख रहा है डायरेक्टली। नहीं डिसाइड करना होता, अगर किसी कोई तरीका होता है इसके लिए पता करने का, तो देखो तरीका क्या है। नहीं होता तो क्या होता वाला तरीका सिखा रहे हैं। हमको पता है धागे में टेंशन इसलिए होता है कि धागे के दोनों एंड्स के बीच का गैप चेंज ना हो, धागे का लेंथ मेंटेन रहे। तो धागे के दोनों एंड के बीच का जो डिस्टेंस है वो चेंज ना हो, लेंथ मेंटेन रहे। तो अगर पता करना है इस धागे में टेंशन है कि नहीं, तो सोचेंगे धागा ही नहीं होता तो क्या होता। क्या इन दोनों पॉइंट्स के बीच का गैप चेंज होने वाला था धागे के नहीं रहने से? अगर धागे के नहीं रहने से भी इन दोनों के बीच के गैप में कोई अंतर नहीं आने वाला है, तो धागा हो के भी टेंशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए क्या बढ़िया लॉजिक है। और दूसरी तरीके से बोले, धागा नहीं होने पर अगर इन दोनों पॉइंट्स के बीच के गैप में अंतर आ जाने वाला था, तो इसका मतलब कि धागा अगर है तो धागे में टेंशन की जरूरत भी है ना। उल्टा सोचने का ढंग होता है। अब दोनों एग्जांपल में, दोनों केसेस में ये चीज आपको करके बता रहे हैं। केस 1, कोई फोर्स से नहीं खींचा जा रहा। अब सोचो, धागा अगर नहीं होता तो क्या इन दोनों पॉइंट्स के बीच का गैप चेंज करने वाला था? क्या कोई फोर्स से खींच ही नहीं रहे, तो अगर धागा नहीं होता तो क्या इन दोनों पॉइंट के बीच का गैप चेंज करने वाला था? क्या नहीं चेंज करने वाला था। तो इसका मतलब अगर धागा है भी तो इस धागे में टेंशन की जरूरत नहीं है। इन दोनों पॉइंट के बीच का गैप वैसे भी चेंज नहीं होने वाला था, तो धागे में टेंशन की जरूरत क्या है? तो धागे में टेंशन नहीं होगा। एक बात हो गई। दूसरा केस 2, इसमें क्या है, इसको खींच रहे हैं, पता करना है धागे में टेंशन होगा कि नहीं होगा। तो देखो क्या कर रहे हैं, धागा नहीं होता तो क्या होगा। धागा अगर नहीं होता तो क्या इन दोनों पॉइंट्स के बीच का गैप चेंज होता? बिल्कुल हो जाता। इसको नहीं खींच रहे, इसको इधर खींच रहे, तो मतलब इन दोनों ये जो गैप है ये बढ़ जाता। धागा नहीं होता तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का गैप चेंज कर जाता। इसका मतलब कि अगर धागा है तो धागे में टेंशन की जरूरत है। धागे के नहीं होने से गड़बड़ हो जा रही है, इन दोनों पॉइंट के बीच का गैप बदल जा रहा है, बढ़ जा रहा है, जो कि अगर धागा है तो नहीं चाहेगा कि ऐसा हो। तो इसका मतलब इस धागे में टेंशन की जरूरत है, इसमें टेंशन होगा। पहुंच गया आंसर पे। ये पता करना था कि टेंशन लगेगा कि नहीं लगेगा, किस केस में लगेगा, किस केस में नहीं लगेगा। पता चल गया कि इसमें टेंशन की जरूरत है तो लगेगा। नहीं होता तो क्या होता वाला तरीका नॉर्मल फोर्स के लिए भी है और फ्रिक्शन के लिए भी है। अभी हम करके बताते हैं। नॉर्मल फोर्स के लिए पहला, दो ब्लॉक्स हैं और ऐसे रख दिए बगल बगल में, सिर्फ कांटेक्ट में रख दिए, ये ना इसको ढकेला ये ना इसको ढकेला, तो नॉर्मल नहीं आने वाला है, इसका मतलब है ना। तो अपने वाले तरीके से कैसे कंक्लूड करेंगे? कांटेक्ट है और पता करना है कि नॉर्मल फोर्स होगा कि नहीं होगा। जैसे यहाँ धागा है, टेंशन होगा कि नहीं, वैसे यहाँ पे कांटेक्ट है, नॉर्मल लगेगा कि नहीं लगेगा, ये पता करना है। तो उल्टा सोचेंगे, नहीं होता, कांटेक्ट नहीं होता तो क्या होता।
तो कांटेक्ट नहीं होता तो क्या होता, थोड़ा सा अगर इनमें गैप सोचेंगे, थोड़ा सा गैप बना दे, जैसे यहाँ से धागा हटा दिए थे वैसे कांटेक्ट हटा दिए, थोड़ा सा गैप बना दिए दोनों के बीच में। तो अगर थोड़ा सा इनके बीच में गैप होता तो क्या एक सरफेस दूसरे सरफेस की बाउंड्री को टच करने वाला है, क्या दूसरे की सरफेस की बाउंड्री को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है? थोड़ा सा गैप अगर होता तो क्या ये सरफेस इसको छूता भी, टच भी करता? क्या गैप है, ऐसे का ऐसा रह जाएगा, ये इसको बिगाड़ने की कोशिश नहीं करेगा, ये इसकी बाउंड्री को बिगाड़ने की कोशिश नहीं करेगा, ये लोग ऐसे बैठे रहेंगे। गैप होता तो क्या होता? तो इसका मतलब अभी भी अगर ये दोनों एक दूसरे की बाउंड्री को बिगाड़ने की कोशिश नहीं कर रहे तो इसका मतलब कि अगर कांटेक्ट है भी तो भी नॉर्मल की जरूरत नहीं है। दूसरा केस कि यही दोनों ब्लॉक्स हैं लेकिन ऐसे ढकेला भी जा रहा है बाहर से, हम ढकेल भी रहे हैं, तो क्या होगा? अब सोचते हैं गैप वाला तरीका। अगर कांटेक्ट नहीं होता मतलब इनके बीच में गैप होता तो क्या होता? गैप होता तो क्या होता? अब इसको तो ढकेल रहे हैं, ये जाके फिर से टकरा जाता। हम अगर इनिशियली इनके बीच में गैप मान भी लें, एज्यूम कर लें, तो भी क्या होगा, ये जाके इस बाउंड्री से टकरा जाएगा, ये बाउंड्री इस बाउंड्री को बिगाड़ने की कोशिश कर रहेगा, है ना? अगर गैप होता तो ये जाके इसको ढकेलता, टकराता। इसका मतलब यहाँ पर नॉर्मल की जरूरत है। इसका मतलब अगर कांटेक्ट है तो यहाँ इस केस में नॉर्मल लगेगा, इस केस में कांटेक्ट है तो नॉर्मल नहीं लगेगा, यहाँ नॉर्मल नहीं लगेगा, यहाँ नॉर्मल लगेगा। देखो कैसे डिसाइड किए। कांटेक्ट नहीं होता तो क्या जरूरत थी कि नहीं थी, ऐसे सोचते हैं। कांटेक्ट नहीं होता तो भी जरूरत नहीं थी किसी फोर्स की, ये वैसे भी इसको नहीं ढकेला था, लेकिन यहाँ पे अगर कांटेक्ट नहीं हो तो भी ये जाके इससे टकरा जाता, ढकेलना शुरू कर देता, क्योंकि इधर से ढकेल रहे थे ना। इसमें नॉर्मल की जरूरत है, इसमें नहीं। यहाँ नॉर्मल लगेगा, इसमें नहीं लगेगा। फ्रिक्शन में भी होता है। केस 1 फ्रिक्शन में, मान लो ये सरफेस रफ है, ब्लॉक इसके ऊपर रख दिए बस, तो सिर्फ रखे हैं बस, कोई खींच नहीं रहा है इस ब्लॉक को, तो फ्रिक्शन लगेगा कि नहीं इनके बीच में? सरफेस रफ है तो उल्टा सोचना चाहिए कि सरफेस रफ ही नहीं होता, मतलब सरफेस स्मूथ होता तो क्या होता? तो क्या ये स्लिपिंग होने वाली थी क्या? अगर यहाँ स्मूथ सरफेस होता तो क्या ये इसके ऊपर स्लिप कर जाता क्या? ऐसे ही नहीं करता, यहाँ रखे तो यहीं रखा रहता। तो अगर स्मूथ होने पर भी यहाँ स्लिपिंग नहीं होने वाली थी तो रफ होने पर क्या फ्रिक्शन की जरूरत पड़ेगी क्या? या फ्रिक्शन की कोई जरूरत ही नहीं है ना। अगर फ्रिक्शन यहाँ सरफेस स्मूथ होता तो भी स्लिप नहीं करता ही, तो फ्रिक्शन की क्या जरूरत है फिर? तो अगर रफ भी है तो भी फ्रिक्शन नहीं लगेगा, तो इस केस में फ्रिक्शन नहीं लगेगा। लेकिन दूसरा केस देखो, ये सरफेस रफ है, ब्लॉक को खींच रहे हैं, है ना, तो यहाँ पे फ्रिक्शन की जरूरत है कि नहीं? कैसे डिसाइड होगा? उल्टा, स्मूथ होता तो क्या होता? तो अगर ये स्मूथ होता तब तो ये चल जाता आगे, कितना भी कम फोर्स से खींचे। अगर यहाँ स्मूथ है ये चल जाएगा, स्लिप कर जाएगा। स्मूथ होने पर स्लिपिंग हो जा रही है, इसका मतलब कि अगर सरफेस रफ है तो फ्रिक्शन की जरूरत है स्लिपिंग रोकने के लिए, तो इस केस में यहाँ फ्रिक्शन लगेगा। नहीं, स्लिपिंग हो रही है, स्मूथ होता तो ये आगे भाग जाता, तो इसलिए अगर रफ है तो फ्रिक्शन लगेगा, है ना। रोक पाएगा कि नहीं वो अलग इश्यू है, हो सकता है रोक ले, ना चलने दे, या हो सकता है कि ना रोक पाए, चलने लगे ये ब्लॉक, नहीं वो अलग बात है। डिसाइड करना था कि फ्रिक्शन लगेगा कि नहीं, एक्ट करेगा कि नहीं, तो उल्टा सोचे, स्मूथ होता तो क्या होता। अगर स्मूथ होने पर स्लिपिंग हो जा रही है तो इसका मतलब फ्रिक्शन की जरूरत है। ऐसे डिसाइड करते हैं ये तीनों फोर्सेस कब एक्ट करते हैं और कब नहीं। चलिए इस पे आते हैं हम लोग। इस पर आते हैं। नॉर्मल फोर्स की बात हो रही थी, यहां पर होगा कि नहीं। तो जैसे अभी बता रहे थे हम, क्या करना चाहिए, थोड़ा सा गैप मान लेना चाहिए इनके बीच में, थोड़ा सा गैप। आपको दिखाने के लिए इतना बड़ा दिखा रहे हैं, थोड़ा सा गैप मान लीजिए, हल्का सा, कि कांटेक्ट नहीं होता तो क्या होता, ऐसे सोचते हैं। कांटेक्ट नहीं होता तो क्या होता, क्या ये बाउंड्री इसको ढकेलना शुरू करेगी क्या? तो ये आगे जा रहा होता कितना, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा से, इसका म्यू ज्यादा है। ये जा रहा था जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस, इसका म्यू कम है, ये तेजी से जा रहा होगा, A2 ज्यादा होगा A1 से। अगर ये तेजी से जाएगा तो जरूर इसको जाके ढकेल देगा। इसका मतलब इन दोनों के बीच में नॉर्मल की जरूरत है, यहाँ पे नॉर्मल लगेगा। अब देखो ये बात डिसाइड कर ली हम लोग कि इनके बीच में नॉर्मल फोर्स लगने वाला है।
ठीक है, चलिए ये बात डिसाइड कर लिए अगर कि इनके बीच में नॉर्मल फोर्स लगने वाला है तो हम क्वेश्चन को बड़ा आसान भी कर लिए। देखो कैसे, अगर हमको पता है कि इनके बीच में नॉर्मल फोर्स लगने वाला है, मतलब ये हुआ इनके बीच का कांटेक्ट जो है वो मेंटेन रहने वाला है आगे के मोशन में, तब ना नॉर्मल फोर्स लगते रहेगा। कांटेक्ट मेंटेन रहने वाला है मतलब दोनों साथ में चलने वाले हैं। अगर दोनों साथ में चल रहे हैं, एक ही बॉडी बन के चल रहे हैं, तो उनका फ्री बॉडी डायग्राम में भी एक ही बॉडी की तरह से ट्रीट कर सकते हैं। इससे क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाता है। दोनों को एक ही बॉडी मान लिए, और कब मान सकते हैं, साथ में चल रहे थे, डिसाइड होना पड़ेगा। पहले ये डिसाइड किए कि नॉर्मल इनके बीच में रहेगा, और जब ये डिसाइड हो गया कि नॉर्मल रहेगा, इसका मतलब कि कांटेक्ट मेंटेन रहेगा। और अगर कांटेक्ट मेंटेन रहेगा इसका मतलब कि साथ में चलेंगे, साथ में चलेंगे तो एक ही बॉडी बना सकते हैं। इस पूरे बॉडी का मास हो गया 6 kg, 4 और 2 मिला के। इसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ लिख देते हैं। आगे की तरफ फोर्स कितना हो गया, A1 A2 बराबर होगा ना, साथ में चलने दो। चलो फोर्स लिख रहे हैं आगे की तरफ कितना, तो mg sin थीटा, m is 6 into g sin थीटा, m into g sin थीटा। g sin 37 is how much, 6, 36 है ना। और यहाँ पे भी काइनेटिक फ्रिक्शन और यहाँ पे भी काइनेटिक फ्रिक्शन, F1 F2 दोनों फ्रिक्शन पीछे की तरफ जो है वो दोनों काइनेटिक है क्योंकि स्लिपिंग हो रही है। दोनों का वैल्यू लिख देते हैं। F1 कितना होगा, काइनेटिक तो म्यू इनटू नॉर्मल, मतलब म्यू इनटू mg cos थीटा। म्यू कितना है 0.5, 0.5 इंटू 4, यहाँ वाला लिख रहे हैं ना, यहाँ वाला लिमिट कितना इधर अलग से लिख देते हैं, वहां एक बार में लिख देंगे। चलो यहाँ वाले फ्रिक्शन का लिमिट कितना है, μ1 इज 0.5 इंटू 4 इंटू g cos 37 इज 8, कितना हो गया 1.6, 16 सॉरी 32 और 16 ये हो गया। और μ2 यहाँ पर जो लिमिट है, ये लिमिट हो गया ना, और यहाँ पर जो लिमिट है वो कितना है, μ2 इंटू μ2 मतलब 0.4 इंटू m इंटू g cos 37 मतलब 8, कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 6.4 है ना। चलिए तो ये इतना लग रहा होगा पूरा पूरा, ये 16 लग रहा होगा, यहाँ लिख दे रहे हैं, और ये लिख रहा होगा कितना 6.4। एक्सेलरेशन कितना होगा, तो नेट फोर्स अपॉन मास लिखते हैं, A1 A2 बराबर है, दोनों कितना है, नेट फोर्स आगे की तरफ 36 माइनस पीछे की तरफ 16, 6.4 दोनों पीछे की तरफ अपॉन मास इज 6, तो इतना आंसर आ जाएगा। कितना कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 9.6, 36 माइनस 9.6 अपॉन 6 जो भी है, दिस इज आंसर। तो ये हो गया दोनों का एक्सेलरेशन। अच्छा एक और चीज, नॉर्मल भी पता करना था दोनों के बीच में कितना है। तो अब देखो, एक बार आपने एक्सेलरेशन पता कर लिया तो नॉर्मल पता करना बड़ा आसान है। अब दोनों में से किसी एक ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना दीजिए नॉर्मल पता करने के लिए। मान लीजिए 2 kg वाले का बना देते हैं, है ना। तो देखो फोर्सेस बना रहे हैं, इधर की तरफ mg sin थीटा 2 इंटू g sin 37 is 6 मतलब कि 12, ठीक बात है ना। ये हो गया। और क्या फ्रिक्शन इधर की तरफ लग रहा होगा, इसके यहाँ वाला फ्रिक्शन पूरा अपना लग रहा होगा जितना लग सकता है 6.4। और इसके अलावा नॉर्मल, ये दोनों के बीच में जो नॉर्मल है ना, ये ब्लॉक इसको आगे ढकेल रहा है तो ये इसको उल्टा पीछे ढकेल रहा होगा, तो इधर की तरफ नॉर्मल फोर्स, ठीक है। अब यही नॉर्मल पता करना था, नेट फोर्स को एम में लिखा जाए, दिस माइनस दिस, तो 12 माइनस 6.4 इधर लिख रहे हैं, 12 माइनस 6.4 माइनस नॉर्मल दोनों पीछे इज इक्वल टू मास इज 2 इंटू एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन का यहाँ से जो वैल्यू है इसको यहाँ पुट करके n के लिए सॉल्व कर लेंगे तो नॉर्मल फोर्स आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से इसमें हम लोग नॉर्मल फोर्स और दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन पता किए। सबसे पहला चीज इसमें हम लोग ये डिसाइड किए थे कि स्लिपिंग होगी कि नहीं, तो दोनों का म्यू जो है वो tan थीटा से छोटा था, इसका मतलब स्लिपिंग हो, सबसे पहला चीज। अब डिसाइड जब हो गया कि स्लिपिंग होगी, तो फिर उसके बाद ये डिसाइड किए दोनों साथ में चलेंगे कि अलग अलग, मतलब कि दोनों के बीच में नॉर्मल होगा कि नहीं होगा। थोड़ा सा गैप मान लिए,
गैप मान के सोचे कौन तेज जाना चाहता है, कि ये तेज जाना चाहता है, ये धीरे, मतलब ये जाके इसको ढकेल देगा, तो मतलब कि नॉर्मल फोर्स आएगा। फिर नॉर्मल फोर्स आएगा तो मतलब दोनों साथ में चलेंगे, एक ही बॉडी माना जा सकता है, एक ही बॉडी बना दिए, उस बॉडी का एक्सेलरेशन लिख दिए, सारे फोर्सेस पता है हमको, एक्सेलरेशन पता चल गया। अब एक्सेलरेशन पता चल गया तो अब नॉर्मल फोर्स कैसे निकालेंगे, तो दोनों में से किसी एक बॉडी का एफबीटी बना दीजिए। मान लीजिए इसी का बना दिए, 2 वाले का बना दिए, तो इक्वेशन लिखे नेट फोर्स इक्वल टू एम ए, तो दिस माइनस दिस इक्वल टू एम ए, तो ए का वैल्यू पुट कर दिए और नॉर्मल फोर्स सॉल्व कर लिए, है ना। तो ये तरीका होता है इस तरह के क्वेश्चंस करने का। ये जो क्वेश्चन है इसमें हम लोग सिर्फ एक पार्ट किए हैं, और भी पार्ट्स करने हैं जो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में किया जाएगा।